काव्य के इस अंक में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं करुण जी, जो कि साहित्य की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में एक जानी मानी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कविता कहने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि जो आपके दिल में जो जज्बात हैं उनको झंझोड़ के रख देता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल की गहराइयों को छू के आपके अंतर मन में जो भावनाएं आ रही होती हैं उन्हें ऊपर उठा देता है। करुण जी, सबसे पहले मैं काव्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। करुण जी, आप एक अनुभवी कवि हैं और आप काफ़ी अच्छा नाम रखते हैं। आपकी जो कविताएं हैं लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। तो आज जब आप यहाँ यूएस की धरती पर हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हिंदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, अपने देश और विदेश की धरती पर जाकर हिंदी के संदर्भ में बात करने में थोड़ा अंतर होता है। जी। अपने देश में हम बात को कहीं से भी उठाकर कहीं पर भी समाप्त कर सकते हैं। जी। परंतु जब हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ केवल भारतीय लोग ही हमें नहीं सुनते, बल्कि उस देश के मूल निवासी भी होते हैं। कुछ दूसरे देशों से आकर वहाँ प्रवासी बनकर रहते हैं, वो लोग भी होते हैं जो हिंदी सीख रहे होते हैं। हमें यह सोचना पड़ता है, और यह सोचकर ही हम यहाँ पर आए हैं कि केवल हम यहाँ पर हंसाने या चुटकुले सुनाने नहीं आए हैं। जी। हम इस देश की धरती पर हिंदी की परंपरा साथ लेकर आए हैं। वो परंपरा जो भारतीय संस्कृति से, वेद से, उपनिषद से हमें जोड़ती है, और जो हिंदी और संस्कृत की जो एक संपदा है, माता और बेटी का जो संदर्भ है, उसे लेकर यहाँ पर आए हैं। वैसी ही रचनाएं हम यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। जहाँ पर भी हम यहाँ इस देश में गए, हिंदी के लिए जितना समर्पण यहाँ के लोगों में हमने देखा, जितनी निष्ठा, ईमानदारी और लगन यहाँ देखी, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि भारत में उतनी अभी भी विकसित नहीं हुई है, बल्कि उसका ह्रास हो गया है। उसका वहाँ पर व्यावसायीकरण हो गया, विशेष रूप से कवि सम्मेलनों का तो, और वहाँ का स्तर भी धीरे धीरे गिर रहा है। पैसा प्रमुख हो गया है, साहित्य सृजन मंचों पर कम हो गया है। ये अंतर दोनों देशों में हम यहाँ पर देखते हैं, जिसकी हमें यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता भी होती है। ऐसा काफ़ी लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए कई बार कि जो ये आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी का जो दौर चला है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो साहित्य है वो मरता जा रहा है, कि जितना हम टेक्नो सेवी होते जा रहे हैं उतना हम कलम से दूर हो रहे हैं, कागज़ से दूर हो रहे हैं, और जो हमारे शब्द थे, जो हमारा शब्दकोश था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने की बजाय बहुत कम होता जा रहा है, और उसका जो स्तर है वो घटता जा रहा है। तो आप उम्र के इस पड़ाव पे, जहाँ पे आपका अनुभव आपके साथ जुड़ चुका है, आपको तराश चुका है, आपको निखार चुका है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, बड़ा ये रोचक प्रश्न है। डॉक्टर रघुवीर भारतवर्ष में एक बहुत बड़े भाषाविद हुए हैं, राहुल सांकृत्यायन, और वे दो ही ऐसे भाषाविद थे जो विश्व की लगभग सभी भाषाएं जानते थे। तो डॉक्टर रघुवीर ने संकल्प किया इसी संदर्भ में, जब ये कहा गया कि अंग्रेजी के बिना तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता, न चिकित्सा शास्त्र पढ़ाया जा सकता, और न ये जो हमारा प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, यांत्रिकी क्षेत्र है, अभियांत्रिकी है, ये पढ़ाई ही नहीं जा सकती। उन्होंने 22 लाख शब्दों के निर्माण करने का बीड़ा उठाया। 8 लाख शब्दों का पारिभाषिक उन्होंने निर्माण कर दिया। दुर्भाग्य से एक मोटर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो झंडा उनके लड़के डॉक्टर लोकेश ने थामा, वो रूस गए। रूस में उनसे ये कहा गया हिंदी विश्व भाषा नहीं बन सकती क्योंकि पारिभाषिक शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे आप रशियन का कोई भी दिखाइए, कोई वस्तु और कोई शब्द बोलिए, मैं 10 सेकंड में उसका अनुवाद हिंदी में कर दूंगा। उन्होंने ऐसे सैकड़ों शब्द बोले और उन्होंने तत्काल उनका अनुवाद कर दिया, और सरल। तब उन्होंने कहा अब हिंदी को नहीं रोका जा सकता। एक आखिरी बात छोटी सी इस संदर्भ में बोलूंगा, साहित्य पर भी आने से पहले एक संकल्प चाहिए। अलवर, जहाँ से मैं आता हूँ, 1902 में भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी राजभाषा हिंदी घोषित कर दी, वहाँ के महाराजा जयसिंह ने। और फिर ये कहा कि 6 महीने में जो कर्मचारी काम चलाओ हिंदी ने सीख सके, उसे नौकरी से हटा दीजिए। 6 महीने सब कर्मचारी हिंदी सीख गए। ये एक उदाहरण भारत का। दूसरा उदाहरण इजराइल का। हम आजाद हुए, वो आबाद हुआ। 2000 साल तक हिब्रू को मृत भाषा कहा गया, जैसे अब संस्कृत को कहा जा रहा है। जिस समय इजरायली लोग जा करके रेगिस्तानों में अपने डेरे डाले, उन्होंने सब यहूदियों ने
तो उस समय उन्होंने पहले ही दिन तय किया हमारी भाषा हिब्रू होगी। उन्होंने हिब्रू के माध्यम से विश्व का सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाया और इस अमेरिका को भी उंगलियों पर नचा कर दिखा दिया जहां हम बैठकर बात कर रहे हैं। अपने हिब्रू में ही सारा ज्ञान दिया। उन्होंने अंग्रेजी का सहारा नहीं दिया। तो अंग्रेजी के बिना काम हो सकता है। तो इसी तरह से ये दूसरे पक्ष पर मैं आता हूँ कि जब से यांत्रिकी की शिक्षा और ये सारा हुआ तो लोगों ने कहा गया कि रस मर गया हिंदी भाषा का, कविता का रस समाप्त हो गया। ऐसा नहीं। दिनकर जी ने तो लोहे के पेड़ हरे होंगे भी कह दिया था एक बार। तो अगर रस हमारे पास है, कविता कभी मरती नहीं। एक पंक्ति बोलता हूँ, गद्य मरेगा नहीं, पद्य मरे, गीत मरेगा नहीं गद्य के सम्राटों के आदेशों पर। गीत की मृत्यु का फतवा भारतवर्ष में भी दिया बहुत से लोगों ने कि गीत तो मर गया, लेकिन गीत मरा नहीं, हमेशा अमर चिरंतन रहेगा। साहित्यकार अपनी जिम्मेदारी समझता है। जो बालक हमारे इन कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं, जो केवल यांत्रिकी अभियांत्रिकी ही पढ़ रहे हैं, उन तक भी अगर हम सरल शब्दावली में अच्छी बात साहित्य की पहुँचाएँ तो हैं तो मनुष्य ना। मनुष्य हैं इसलिए उनका हृदय भी गुदगुदाता है, वो भी गीत गाते हैं, फिल्में देखते हैं, फिल्मों में भी हिंदी के गीत गाए जा रहे हैं। इसलिए न तो हम निराश हैं, न नई पीढ़ी से हमें कोई नाराज़गी है। हम अपनी कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रयास 100% सफल ही होगा। कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से तभी वही होगी कविता अंजाम। तो जो ये वियोगी कवि की बात कही, जो कवि के दर्द की बात कही, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जब दिल में दर्द होता है, टीस उठती है, तो तब कहीं से उस दर्द से, उस टीस से एक कविता जन्म लेती है? देखिए, इस विषय में बड़े सरल दो हमारे भारत के मत हैं जी। मत कह लीजिए, उक्तियाँ कहेंगे उन्हें हम, बल्कि सुभाषित कहना ज़्यादा अच्छा होगा। महाकवि वाल्मीकि ने पहला छंद विश्व के आदि कवि माना जाता है उन्हें। पहला छंद कब जन्मा? एक सारस था, मादा और नर, क्रौंच संस्कृत में कहते हैं। तीर चलाया एक शिकारी ने और उसमें नर मर गया। मादा सारस ने भी वहीं प्राण त्याग दिए कुछ देर में चीख पुकार कर। उसे देखकर संस्कृत का पहला श्लोक उनके मुख से फूटा, वही दुनिया की आदि कविता कहलाई। तो वह जो वियोग तो वहां भी हुआ था ना। एक नर और मादा का वियोग उन्होंने देखा। वियोग से उनके हृदय में करुणा जागी। करुणा भाव से पहली कविता का जन्म हुआ। सुमित्रानंद पंत, जिनकी पंक्ति अभी आपने दोहराई, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजान। सुमित्रानंद पंत आजीवन अविवाहित रहे। उन्हें कॉलेज में लेडी ओदी कॉलेज कहा जाता था, मिल्टन की तरह। शुगर केन भी कहा जाता था, पतले थे, बहुत सुंदर थे। उनके चित्र को देखकर पहचानना कठिन है, लड़की का है लड़के का है। तो पंत जी ने भी जब ये बात कही थी, उन्हें किसी नारी से विरह नहीं हुआ था, न उनका वियोग किसी ऐसी पात्र से हुआ था जो उनकी प्रेमिका रही हो। लेकिन फिर भी उन्होंने का अर्थ यही था कि जहाँ पीड़ा सही होगी जिस कविता ने, पीड़ा से तो कविता का जन्म होता ही है। मैं सरल सी बात कहूँ, सितार है, वीणा है, उसके तार को भी जब आप छेड़ते हो तो पीड़ित ही होते हैं। वो तार भी तो पीड़ित ही होते हैं छेड़ने से, उससे भी झनकार निकल पड़ती है और सात स्वर निकल पड़ते हैं। इसलिए ये ठीक ही है। मूलतः जिसमें करुणा का भाव नहीं होगा, हृदय जिसका कोमल नहीं होगा, तो वो कभी हो ही नहीं सकता। पहली ही शर्त है ये तो। और एक उक्ति कबीर की बोलकर अपनी बात यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। कबीर ने कहा, कबीर निरक्षर थे, एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं। उन्होंने खुद ही कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कलम पकड़ के ही नहीं देखी शाही और कागज छुआ नहीं मैंने। उन्होंने कहा, पहान ऊपर बरसिया झिरमिर झिरमिर मेह, माटी गढ़ सेंजल भई पहान वाही थे। बड़ा आपके प्रश्न का उत्तर इसी में। वो कहते हैं रात दिन वर्षा हुई, पत्थर पर भी गिरी, पत्थर का कुछ भी नहीं हुआ, न उसने पानी को ग्रहण किया न वो गीला हुआ। मिट्टी ने सोख लिया पानी, सोख करके वो मिट्टी वो सस्य श्यामला हो गई, उसमें वनस्पतियों का जन्म हो गया। तो ठीक वैसे ही जो मनुष्य पत्थर की तरह से है, जो करुणा को, किसी आने वाली प्रतिक्रिया को, क्रिया को ग्रहण नहीं करता, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जो ग्रहण कर लेता है पीड़ा को, पीड़ा तो एक पत्ते को तोड़ने से भी हो जाती है, तो उसे भी कोई ग्रहण कर लेता है। ग्रहण कर लेता है तो फिर वो करुण हो जाता है, उसमें ये भाव भगवान पैदा कर देते हैं। तो आवश्यक है करुणा होना। इसलिए लोग मुझे कहते भी, आप बलवीर सिंह होकर करुण क्यों है? तो करुण इसीलिए होना आवश्यक है ये बात। तो बलवीर जी, मैं चाहूँगी कि चलते चलते काव्या को भी आप कुछ सुना के जाएं, कुछ दे के जाएं, जो हमारे
देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं? देखिए, मैं 55 वर्षों से हिंदी कविता के क्षेत्र में मंचों पर हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं जवान नहीं रहा, मुझ में कोई भावना ही नहीं रही। फिर भी मंचों पर मैंने मेरी लगभग 17 किताबें प्रकाशित हैं, जिसमें 3 महाकाव्य हैं। सब तरह की रचनाएं मैंने लिखी, परंतु मंच पर मैंने पहचान केवल राष्ट्रीय विचारधारा के कवि की बनाई, देशभक्ति की बनाई, वीर रस की बनाई। मुझसे कहा जाता है, आप एक ही तरह की कविताएं क्यों पढ़ रहे हैं 50 सालों से? जी। उसका उत्तर ही बस इस आपका ये है, निर्देश आदेश तो बच्ची मुझे क्या देगी, लेकिन आपकी इस बात पर मैं एक छोटी रचना पढ़ता हूँ। इसी उत्तर में, क्यों नहीं मैं गा पाता मंचों पर प्रेम के गीत या श्रृंगार के गीत लिख सकता हूँ। मैंने कहा, मेरे मन में भी आती है झूम के गजली गाने की, और मेरे मन में भी आती है ढबली उठा बजाने की। मेरा मन भी मचला करता मेहंदी महावर काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर, लेकिन तभी दिख जाता है लोहू से लथपथ आंचल, बौराई सी भारत माँ का तन घायल और मन घायल। तभी लेखनी से कहता हूँ अंगारे बरसा दोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आरा धोरी। जब तक एक भी दुश्मन जिंदा अपने हिंदुस्तान का, कैसे गीत सुना सकता हूँ कोई मीठी तान का। देशवासियों रे, मेरे जमा साथियों रे, अंतिम संकल्प बोल देता हूँ, मुझे कुछ दिनों और यूं ही तुम गीत युद्ध के गाने दो, मुझे कुछ दिनों और यूं ही तुम गीत युद्ध के गाने दो। इन अर्जुन के सोए बेटों को यूं ही घूम जगाने दो। ललिता के उजले सुहाग की मैंने शपथ उठाई है, हर तारे में लाल बहादुर देता मुझे दिखाई है। तो फिर कैसे महासमर का 5 जन सो जाने दूं, तो फिर कैसे महासमर का 5 जन सो जाने दूं। अलकों पलकों में गीतों को फिर कैसे खो जाने दूं। इस धरती से आकाश तलक रण घोषों का गूंजे सरगम, आंगन आंगन टैंक उगा दो, खेतों में बो दो एटम। जब तक चलन पड़ोसी बदले वर्तमान ईमान का, कोई गीत नहीं गाऊंगा तब तक मीठी तान का। देशवासियों रे, मेरे जवां साथियों। बहुत खूब कहा आपने कि देशवासियों रे, मेरे जवां साथियों रे। और वास्तविकता यही है कि जो हमारे कवि हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, उनके हाथों में जो हमारा देश है, जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि जय जवान जय किसान, उस तरह से जो हमारा देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो आप जैसे लोगों के हाथ में ही हैं, जो कि एक दिशा दिखाते हैं कि कौन से पथ पे चल के हम अपने राष्ट्र की उन्नति का एक सपना जो है, जो हम देखते हैं, उसको साकार कर सकते हैं। और एक मन में मेरे प्रश्न उठा, हमने जब रेडियो शो भी साथ में किया, तो आपको क्या लगता है हमारे देश के बारे में कि जितना हम कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदुस्तान को प्रणाम है, तो ये जज्बा कितना जिंदा है हमारे अंदर? देखिए, राजनीति को छोड़ दें, अगर हम आम भारतीय की बात करें तो कहीं न हिंदी का विरोध है, न राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी को प्रतिष्ठापित करने के विरुद्ध कोई भी नहीं है। एक ठोस उदाहरण देता हूँ। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम लोगों को, बहुत से साहित्यकारों को भेजा जाता है। हम हैदराबाद गए, वहाँ श्रीमान रेड्डी जी के आवास पर हमें बुलाया गया, जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी बने। उनके घर पर मैंने देखा कि अंदर जो है बच्चा, हमें हिंदी पढ़ाने की आवाज़ आ रही थी, कोई पढ़ा रहे थे, कोई पढ़ा रहा था। हमने पूछा ये क्या हो रहा है अंदर? उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा जो है हिंदी पढ़ रहा है। मैं कहा यहाँ तो लोगों ने आग लगा ली अपने आप को, और दुकानें फूंक दी, बसें फूंक दी हिंदी के विरोध में। उन्होंने कहा वो सब राजनीति है, कोई विरोध नहीं है यहाँ पर। वहीं से जुड़ी एक और बात, मैं जानबूझ करके होटल छोड़कर एक फुटपाथ पर चला गया, जहाँ छोटा सा एक ढाबा सा था, होटल सा, और चाय पीने के लिए बढ़िया छोटा सा लड़का था। मैंने उससे कहा एक बड़ा बिस्कुट और एक चाय लिया, वो तुरंत लिया। इनका बेटा तुम हिंदी समझते हो? हाँ साहब, खूब बोलता है हम हिंदी। तो अब संवाद की दृष्टि से, बातचीत करने की दृष्टि से कहीं विरोध नहीं। और अंतिम बात, वहाँ कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक विश्वविद्यालय में हमें ले जाया गया, डॉक्टर चक्रवर्ती वहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा आप में बलवीर सिंह करुण कौन है? सबका परिचय छपा हुआ दे दिया गया था, हमारा 9 लोग थे। मैंने कहा जी मैं हूँ। आश्चर्यचकित हूँ मैं अब भी, और एक तरह लज्जित सा भी हुआ था उस दिन तो। उन्होंने कहा कि हमारे इस विश्वविद्यालय से 102 हिंदी के पीएचडी निकल चुके हैं। 102 तो राजस्थान से भी नहीं निकले थे तब तक। जहाँ सोच रहे थे हम हिंदी का सबसे अधिक विरोध है, आग लगा रहे हैं लोग, 102। फिर उन्होंने कहा आपका नाम इसलिए पूछा, ये पुस्तक पढ़ो। मैंने कहा जी इतनी बहुत मोटी कैसे पढ़ूँ? उन्होंने पन्ना खोला कि उस शोध ग्रंथ का नाम बोल रहा हूँ,
हिंदी कविता पर युद्धों का प्रभाव, ये उस शोध ग्रंथ का नाम था। उन्होंने कहा इसमें आपकी पुस्तकों का उल्लेख है, क्योंकि युद्ध गीत आपके बहुत सारे हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहाँ राजस्थान, कहाँ हैदराबाद, यहाँ तक केवल मेरी भूगोल पुस्तक और बोले रक्षा ईदगाह के उदाहरण थीसिस में आ गए हैं। तो आखिर उन्हें प्रणाम है जो लोग यहाँ करवा रहे हैं। तो हिंदी का विरोध कहीं पर भी नहीं है, केवल मात्र राजनेता हैं जो करते हैं। जो सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं उन्हीं के बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले करुणानिधि ने एक बार कहा था, आई एम नॉट ए फुलिश फादर। उसका बच्चा भी ऐसे ही हिंदी पढ़ रहा था अंदर। फिर किसी विद्वान ने पूछा जी ये क्या? उन्होंने कहा हिंदी का भविष्य है, इसलिए मूर्ख पिता नहीं हूँ मैं, इसलिए मेरा बच्चा तो पढ़ेगा। तो ये स्थितियाँ हैं। हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। हिंदी किसी से टकराव नहीं लेना चाहती, सबको साथ लेकर चलेगी। संस्कृत हमारी माँ रही, हिंदी सभी भाषाओं की बड़ी बहन रही, और ये बहनें ही हैं दूसरी, तो मौसियों में तो टकराव होता नहीं बहनों में। यही स्थिति है। करुण जी, मैं यही कहूँगी कि काव्या के इस एपिसोड में आप आए, आपने इतने खूबसूरत शब्दों से और अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को नवाजा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, हम लोगों को यहाँ तक लाकर एक बार सारे श्रोताओं तक, दर्शकों तक हमारी बात पहुँचाने का आपने यत्न किया, इसके लिए आप सबका आभार और काव्या का भी आभार। धन्यवाद। तो काव्या के आने वाले एपिसोड्स में इसी तरीके से हम चर्चा करते रहेंगे, कवियों से जानते रहेंगे कि कैसी कैसी कविताएं हैं जो आजकल दिलों में घर कर रही हैं, और कौन सा ऐसा धारा प्रवाह है जो हम सबको प्रभावित कर रहा है। फिलहाल इतना ही, और आरती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।